Hello student, this is Pooja and I welcome you all at this YouTube channel Maths Excellence. So आज हम करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर फर्स्ट की मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट चैप्टर की दोनों एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं 1.1 एंड 1.2 विद एग्जाम्पल्स। अगर किसी ने दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं की है तो लिंक आपको आई टैब पर भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा। और साथ ही जो मैंने आपको असाइनमेंट टेस्ट दिया था जो कि आपको गूगल क्लासरूम पर मिला होगा या फिर आपको टेलीग्राम पर भी मिल गया होगा, उसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर असाइनमेंट के जो भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर सकते हो या फिर जो भी आपके वहां पर डाउट्स है वो भी आपके क्लियर कर दिए गए हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एग्जाम्पल फर्स्ट के साथ। नंबर 15 है जो कि मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट एग्जांपल है। लेट एफ सच दैट दिस सेट टू दिस सेट। हमें यहाँ पर बोला गया है कि ये एक फंक्शन है एफ जो इस सेट से इस सेट पर डिफाइन है। साथ ही हमें एक फंक्शन और गिवन है जी जो इस सेट से इस सेट पर डिफाइन है। उसके बाद बोला गया है बी फंक्शन डिफाइन एज एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 4, एफ ऑफ 4 एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 5, g of 3 g of 4 is equals to 7 and g of 5 g of 9 is equals to 11. find GOF। हमें यहाँ पर इन दोनों फंक्शन का कॉम्पोजिशन निकालना है, हमें g of f of x निकालना है, मीन्स GOF फंक्शन हमें निकालना है कि इसकी वैल्यूज क्या होगी। ऐसा ही हमने असाइनमेंट में एक क्वेश्चन किया था, सेम टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। हमें क्या निकालना है, देखो g of f of x हमें ये निकालना है। अब यहाँ पर x की वैल्यूज क्या क्या होंगी ये हम डिफाइन करेंगे। कहां से डिफाइन करेंगे, यहाँ पर देखो लास्ट में हमारा ये क्या बनता है, g of f of x यही बनेगा क्योंकि हमें क्या निकालना है, GOF of x। तो यहाँ पर देखो ये जो फंक्शन है सबसे पहले हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हमें ये सोल्व करना होता है, उसके बाद हम इस फंक्शन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो f of x में हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं x की, और x की वैल्यू हम कौन सी पुट करते हैं, किसी भी फंक्शन में वैल्यू हमेशा डोमेन से ली जाती है। तो यहाँ पर फंक्शन f में डोमेन के एलिमेंट हमें पता होना चाहिए और वही यहाँ पर x की वैल्यूज होंगी। तो यहाँ पर देखो डोमेन के एलिमेंट क्या है, फंक्शन f में ये तो है डोमेन और ये क्या हो जाएगी, कोडोमेन हो जाएगी क्योंकि फंक्शन हमारा डोमेन टू कोडोमेन डिफाइन होता है। तो यहाँ पर देखो x की क्या क्या वैल्यूज होंगी डोमेन से, 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर x की पॉसिबल वैल्यू क्या है, 2 3 4 और 5। अब देखो हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है GOF of 2, x की वैल्यू पुट कर दो इस x की जगह पर। उसके बाद हमें निकालना है GOF of 3, उसके बाद हमें निकालना है GOF 4 एंड लास्ट में हमें निकालना है GOF 5। अब हमें जो निकालना है ये जो वैल्यूज है ये हमें निकालनी है कि इनकी वैल्यूज क्या क्या होंगी, ये हमें बोला गया हमें इनकी वैल्यूज निकालने। अब देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले फंक्शन हम डिफाइन करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर ये वैल्यू निकालेंगे। तो देखो g of f of 2 निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, क्या हो जाएगा ये g of f of 2। क्लियर है, इसी तरीके से सोल्व करते हैं क्योंकि ये जो फंक्शन है हमारे किसके बराबर था, g of f of x के बराबर था। तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, g of f of 2, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास 2 है तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 आ जाएगा। अब सबसे पहले देखो हमें क्या सोल्व करना, हमें इस वैल्यू को सोल्व करना है, f of 2 को सोल्व करना है। तो देखो यहाँ पर हमें गिवन है कि f of 2 की वैल्यू 3 है, f of 2 की वैल्यू क्या है, 3 है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर f of 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, g of इसकी जगह पर 3 पुट कर देंगे। अब देखो हमारे पास इस g फंक्शन को हमें सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखो g की भी हमें वैल्यूज गिवन है तो उनके अकॉर्डिंग देखो g of 3 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमें गिवन है g of 3 हमारा 7 के बराबर है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या है, g of 3 और g of 3 हमें गिवन है कि ये 7 के बराबर है। तो ये जो वैल्यू है ये हमारी 7 के इक्वल हो जाएगी, मीन्स GOF of 2 हमारा 7 के इक्वल आएगा। सो यहाँ से फर्स्ट जो वैल्यू है हमारी ये आ जाएगी 7। क्लियर है, उसके बाद सेम हम निकालेंगे 3 के लिए, GOF of 3। अब देखो ये क्या बन जाएगा, g of f of 3। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर हमने f फंक्शन को इससे अलग कर दिया तो ये हो जाएगा g of f of 3। अब देखो f of 3 की वैल्यू क्या है,
एफ ऑफ 3 की वैल्यू हमें गिवन है कि ये 4 के बराबर है। क्या गिवन है कि ये जो वैल्यू है हमारी 4 के बराबर है, तो इसकी जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, 4 पुट करेंगे, जी ऑफ 4। अब देखो जी ऑफ 4 हमारा किसके इक्वल है, यहाँ पर देखो जी ऑफ 4 हमारा 7 के इक्वल गिवन है, तो ये वैल्यू भी हमारी किसके बराबर आ जाएगी, 7 के बराबर आ जाएगी। क्लियर है, ये वैल्यू हमारी 7 हो जाएगी। नेक्स्ट हमें निकालना है गोफ ऑफ 4, जी ऑफ एफ ऑफ 4। अब देखो ये क्या हो जाएगा जी, इसको अलग करेंगे, एफ ऑफ 4। तो सबसे पहले किसकी वैल्यू चाहिए हमें, एफ ऑफ 4 की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर देखो एफ ऑफ 4 की वैल्यू हमारे पास 5 गिवन है, तो ये हो जाएगा जी ऑफ 5। अब देखो जी ऑफ 5 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो जी ऑफ 5 हमारा 11 के इक्वल गिवन है, तो यहाँ से ये वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी, 11 के। तो गोफ ऑफ 4 कितना आ गया हमारा, 11 आ गया। सो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 11। लास्ट में हमें निकालना है गोफ ऑफ 5। अलग करेंगे फंक्शन को, तो ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ 5। क्लियर है। अब देखो एफ ऑफ 5 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर है एफ ऑफ 5 हमें 5 गिवन है, तो ये हो जाएगा जी ऑफ 5। अब जी ऑफ 5 हमारा किसके बराबर था, यहाँ पर 11 के बराबर था, तो ये वैल्यू हमारी किसके बराबर आ गई, यहाँ से 11 के बराबर आ गई। सो यहाँ पर देखो दो वैल्यू हमारी 7 के इक्वल आई और दो वैल्यू हमारी 11 के इक्वल आई, और यही वैल्यूज हमें निकालनी थी। एग्जाम्पल नंबर 16 है, फाइंड गोफ एंड फॉग इफ एफ सच दैट आर टू आर, जी सच दैट आर टू आर गिवन बाय फंक्शन एफ हमारा cos x के बराबर है, जी ऑफ x हमारा 3x स्क्वायर के बराबर है, शो दैट गोफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। अब देखो हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पर दो फंक्शंस गिवन है, एक फंक्शन f है और एक फंक्शन g है, और दोनों ही फंक्शन हमारे r टू r डिफाइन किए गए हैं, और हमें प्रूव करना है कि यहाँ पर दोनों कंपोजिशंस हैं, फॉग और गोफ दोनों ही इक्वल नहीं है। तो फंक्शन की वैल्यूज हमें गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू cos x एंड g ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। सो देखो कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले गोफ और फॉग दोनों ही निकालेंगे और लास्ट में चेक करेंगे कि ये इक्वल है या नहीं है। सो प्रूफ देखो, फंक्शन f हमारा क्या गिवन है, cos x के बराबर, एंड फंक्शन g हमारा क्या गिवन है, 3x स्क्वायर। सो सबसे पहले हम निकालेंगे फॉग ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x। क्लियर है, क्या होता है फॉग ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x विच इज इक्वल्स टू f ऑफ g ऑफ x। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू पुट करनी होगी, g ऑफ x की वैल्यू हमें पुट करनी है। तो देखो g ऑफ x हमारा किसके बराबर है, g ऑफ x हमें गिवन है 3x स्क्वायर, ये हो गया हमारा फंक्शन f है जो, वो हो गया यहाँ पर 3x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर x की जगह पर क्या है, 3x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या गिवन है, f ऑफ x गिवन है, और यहाँ पर हमें निकालना क्या है, f ऑफ 3x स्क्वायर। सो इस x को हम इससे रिप्लेस कर देंगे, क्या करेंगे, इस x को हम इससे रिप्लेस कर देंगे, इसकी जगह पर इस कंप्लीट फंक्शन में 3x स्क्वायर पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ पर देखो cos एज इट इज x की जगह पर हमें यहाँ पर क्या चेंज करना है, 3x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी x है तो यहाँ पर भी x है, और यहाँ पर हमें फंक्शन में वैल्यू किसकी निकालनी है, 3x स्क्वायर की, इसलिए इस x को हम रिप्लेस कर देंगे 3x स्क्वायर से। क्लियर है, ये हो जाएगा हमारा फॉग ऑफ x। सिमिलर हम निकालेंगे गोफ ऑफ x। अब देखो ये कैसे निकलेगा, g ऑफ f ऑफ x, यही होता है ये। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, g ऑफ f ऑफ x, इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू किसकी पुट करनी होगी, फंक्शन f की, तो g को एज इट इज रखेंगे, f फंक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे, f ऑफ x हमारा cos x के बराबर है, f ऑफ x हमारा cos ऑफ x के बराबर है। अब देखो हमें निकालनी है g ऑफ cos x की वैल्यू, और फंक्शन हमें क्या गिवन है, g ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर g में हमें क्या गिवन है, x की जगह पर cos x गिवन है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस x को इस cos x से रिप्लेस कर देंगे, ताकि हमारे पास g ऑफ cos x की वैल्यू निकल जाए। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ पर x की जगह पर क्या पुट करेंगे, cos x, 3 एज इट इज, ये हो जाएगा cos x का होल स्क्वायर, और cos x का स्क्वायर हम कैसे लिखते हैं, cos स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर x। क्लियर है।
अब देखो हमें चेक करना है कि प्रूफ करना है ये दोनों ही इक्वल नहीं है, जो कि हमें यहाँ पर क्लियरली शो हो रहे हैं। यहाँ पर देखो फोग की वैल्यू हमारे पास क्या है, cos 3x² और गोफ की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 3 cos² x। सो यहाँ पर हम लिखेंगे cos 3x² is not equal to 3 cos² x, so that ये वैल्यू थी हमारी f ऑफ g की, सॉरी f ऑफ g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x। और यही हमें प्रूव करना था कि जो गोफ फंक्शन है और जो फोग फंक्शन है वो इक्वल नहीं है, हेंस दिस इज प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है किस तरीके से हम इनको प्रूफ करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 17 है, लेट f such that n to y be a function defined as f of x is equals to 4x plus 3 where y is equals to y belongs to natural number and y is equals to 4x plus 3 for some x belongs to natural number, show that f is invertible and find the inverse। हमें प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है इन्वर्टिबल है और हमें इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पर इन्वर्टिबल शो करने के लिए आपके पास दो मेथड्स आते हैं। फर्स्ट मेथड ये है कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल जब होगा जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों की कंडीशन को वेरीफाई करेगा। सो एक मेथड तो ये है कि आप प्रूफ कर दो कि फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, और दूसरा मेथड आपके पास ये आता है कि ये आपको एक फंक्शन गिवन है f, इसकी हेल्प से हमें g ऑफ y दूसरा फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो वहां से हम क्या करेंगे, इसको y के इक्वल पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, तो g ऑफ y हमारे पास दूसरा फंक्शन आ जाएगा। देन हम प्रूफ करेंगे कि गोफ और फोग दोनों ही कॉम्पोजिशन हमारी इक्वल है। अगर किसी फंक्शन की गोफ और फोग दोनों कॉम्पोजिशन इक्वल आ जाती हैं तो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्टिबल है तो 1 1 ऑन टू दोनों की कंडीशन को वो सेटिस्फाई करेगा। दोनों में बात एक ही है, दोनों ही मेथड से आप इसको प्रूफ कर सकते हो, दोनों से आप इसको इन्वर्टिबल प्रूफ कर सकते हो। क्लियर है। उसके बाद हमें इसका इनवर्स निकालना है। तो मेन मेथड यही है कि आप 1 1 ऑन टू का यूज करो क्योंकि वो थोड़ा इजी पड़ता है। अगर आप यहाँ से g ऑफ y निकालोगे तो थोड़ा आपको पजल हो सकती है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे 1 1 एंड ऑन टू मेथड का। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले फंक्शन हमारा क्या डिफाइन है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3, और f ऑफ x हमारा किसके बराबर होता है भाई, y के बराबर होगा। तो ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ से y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3। और हमें बोला गया है कि x है जो किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो फंक्शन में हमारे पास क्या है x, और x किससे बिलोंग करता है, हमेशा डोमेन से, और डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर देखो x किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। सिमिलर देखो y में हमें जो सेट y है उसमें हमें बोला गया है कि जो y है वो भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, y भी हमारे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर देखो अगर मैं दोनों ही सेट को ले लूं, दोनों सेट को अगर मैं ले लूं तो यहाँ पर देखो n हमारा फर्स्ट सेट है और दूसरा सेट हमारे पास क्या है, y 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड अप टू सो ऑन, और दूसरा हमारे पास y है। अब देखो y में सिर्फ वही वैल्यूज आएंगी जो हम इसमें x पुट करेंगे, उसके बाद हमारे पास वैल्यू y की आएगी। सिर्फ वही इस सेट में एलिमेंट्स होंगे। और क्यों होंगे ऐसे, क्योंकि यहाँ पर देखो y सेट हमारा डिफाइन किया गया है कि ये जो y है ये हमेशा इसके बराबर है। तो जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तभी हमारे पास कोई एलिमेंट y का आएगा। सो यहाँ पर देखो अगर x की जगह पर हम 1 पुट करते हैं, y हमारा क्या है 4x प्लस 3, x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगी तो y क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या आएगा 7, और 1 किस पे जाएगा 7 पे जाएगा। सिमिलर देखो x की वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं तो y क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 3, 8 और 3 11, सेकेंड एलिमेंट आएगा हमारा 11 और 2 किस पे जाएगा 11 पे। सिमिलर देखो x की अगर 3 वैल्यू पुट करेंगे तो y हमारा क्या हो जाएगा 4 3 12 प्लस 3 12 और 3 15। सो नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा 15, और 3 किस पे जाएगा 15 पर। सिमिलर देखो x की वैल्यू अगर 4 है तो क्या आएगा y इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4 विच इज 16 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 19। तो यहाँ पर देखो 4 हमारा किस पे जाएगा 19 पर। तो देखो हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास एक वैल्यू होगी,
हर एक एलिमेंट के लिए इधर एक वैल्यू होगी, क्योंकि y हमारा डिफाइन ही इस तरीके से किया गया है कि अगर कोई भी वैल्यू x की एग्जिस्ट करेगी तो y की वैल्यू भी जरूर एग्जिस्ट करेगी, और वैल्यू हमेशा यूनिक और डिफरेंट हमें मिलेगी। ये नहीं कि आपकी 1 पर भी वही वैल्यू है, 2 पर भी वही वैल्यू, ऐसा नहीं होगा। जितनी भी वैल्यूज x की है उतनी ही हमारे पास y की वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी। मतलब ये कि इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी यहाँ पर एक इमेज एग्जिस्ट कर रही है, और इमेज कैसी है, यूनिक है और डिफरेंट है, इसलिए हम बोलेंगे फंक्शन हमारा 1 फंक्शन है। क्या लिखेंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ natural number has a unique and different image in set y, so that function is 1 function। क्लियर है कि 1 कैसे हुआ, क्योंकि हर एक एलिमेंट की यूनिक एंड डिफरेंट इमेज एग्जिस्ट करी। अब हमें प्रूफ करना है कि जो फंक्शन है वो ऑन टू है। अब देखो फंक्शन ऑन टू कब होता है, जितने भी हमारे पास y के एलिमेंट हैं उन सभी की इस सेट में एटलीस्ट एक प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर एक भी प्री इमेज एग्जिस्ट कर जाती है तो फंक्शन हमारा कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। तो यहाँ पर देखो अगर x के सभी एलिमेंट के लिए यहाँ पर एक y एग्जिस्ट कर रहा है तो y के एलिमेंट के लिए भी एक x एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर देखो जितनी भी इसकी वैल्यू है उतनी ही हमारे पास y की वैल्यू है, तो हर एक एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। सिमिलर आप यहां से भी निकाल सकते हो, y हमारे किसके बराबर है भाई, 4x + 3 के बराबर है, और x और y दोनों ही नेचुरल नंबर से बिलोंग करे। तो यहाँ पर देखो अगर कोई भी वैल्यू यहाँ पर x की एग्जिस्ट करती है तो y की भी एग्जिस्ट करेगी, और अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूं, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y - 3 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ पर देखो y की हर एक वैल्यू के लिए एक x जरूर एग्जिस्ट करेगा, y की हर एक वैल्यू के लिए एक x जरूर एग्जिस्ट करेगा, सो दैट फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर देखो y की वैल्यू हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, y हमारा स्टार्ट 7 से हो रहा है, y इज ग्रेटर देन 6। ठीक है, y हमारा 6 से बड़ा होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो अगर x की वैल्यू 1 पुट करें तो वैल्यू हमारी 7 आती है, और नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, ना कि 0 और नेगेटिव से। तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू है जो 7 आएगी, तो इसलिए y हमारा 6 से बड़ा होगा, और 6 से बड़ा है तो यहाँ पर जितने भी y होंगे उनके लिए एक x जरूर एग्जिस्ट कर रहा है, और फंक्शन हमारा कैसा फंक्शन हो जाएगा, इसी से ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अब हमें निकालना है यहाँ पर इसका इनवर्स, क्योंकि देखो 1 भी प्रूफ हो गया, ऑन टू भी प्रूफ हो गया, और फंक्शन अगर 1 ऑन टू है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा। सो दैट f इज इन्वर्टिबल। पहले तो हमें यही प्रूफ करना था कि जो फंक्शन है वो हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन है। अब हमें निकालना है इसका इनवर्स। अब देखो इनवर्स कैसे निकालेंगे, f ऑफ x हमारा किसके बराबर होता है भाई, y के बराबर। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, x इज इक्वल्स टू f इनवर्स y। क्लियर है, यहां से हमारे पास x किसके बराबर हो जाएगा, f इनवर्स y के। अगर हम इस x की वैल्यू निकाले तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, f इनवर्स y की। और यहाँ पर हमने इस x की वैल्यू निकाली थी जो कि आई थी y - 3 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि ये वैल्यू हम कहाँ से निकालते हैं, जो भी हमें गिवन फंक्शन हो उसकी हेल्प से। तो यहाँ पर देखो x इज इक्वल्स टू y - 3 डिवाइडेड बाई 4, सो दैट f इनवर्स y इज इक्वल्स टू y - 3 डिवाइडेड बाई 4। क्लियर है, अब देखो ये हमारा इनवर्स आया y के लिए, हमें किसके लिए निकालना होता है, इनवर्स x के लिए। तो यहाँ पर हम इस y को x से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f इनवर्स x। तो यहाँ पर भी x ले देंगे हम, x - 3 डिवाइडेड बाई 4, सो इनवर्स हमारा आ जाएगा x - 3 डिवाइडेड बाई 4, और यही हमें निकालना था f इनवर्स हमारा क्या होगा, और फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल है, ये हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 18 है, if R1 and R2 are equivalence relation in a set A, show that R1 intersection R2 is also equivalence relation। अब देखो हमें क्या गिवन है, एक सेट गिवन है जो कि है A सेट,
उसके लिए हमें यहाँ पर दो रिलेशन डिफाइन किए गए हैं R1 एंड R2 और हमें बोला गया है कि जो R1 रिलेशन है वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन है और जो R2 रिलेशन है वो भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हमें प्रूफ करना है कि जो इनका इंटरसेक्शन है वो भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखो अगर आप इसको स्टेप वाइज करोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप थ्योरी के अकॉर्डिंग चलोगे जो कि आपको बुक में गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है, बट इतना टफ नहीं है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखो जो हमारा सेट है उससे हमें अब कोई लेना देना नहीं है, तो सबसे पहले हम मान ही लेते हैं कि जो हमारा सेट है उसमें 3 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है भाई? 3 एलिमेंट है, ये हमने मान लिया। ठीक है, कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है इस सेट के, ये हमने मान लिया। अब देखो ये रिलेशन है और एक ये रिलेशन, दोनों ही रिफ्लेक्सिव कब होंगे, ट्रांजिटिव कब होंगे और सिमेट्रिक कब होंगे, ये हमें पता होना चाहिए। तीनों की प्रॉपर्टी हमें याद होनी चाहिए, तभी आप इसको इक्विवेलेंस रिलेशन बना पाओगे। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं आती है तो आप उसको ना तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर सकते हो, ना सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव, और साथ ही ना आप इसको इक्विवेलेंस प्रूफ कर पाओगे। सो सबसे पहला काम हमारा है कि हमें प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। सो देखो R1 इज रिफ्लेक्सिव, R1 रिफ्लेक्सिव है तो देखो कौन सी प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई करेगा? रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। और रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए बिलोंग करेगा रिलेशन में। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए अगर R1 रिफ्लेक्सिव है तो हम बोलेंगे इट इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू रिलेशन फर्स्ट। ए किससे बिलोंग करेगा? रिलेशन फर्स्ट से। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू गिवन सेट ए। क्लियर है? यह आप मानो या ना मानो, कोई इतनी खास जरूरत है नहीं मानने की। अगर आप चाहो तो इसको मान सकते हो सेट को, अगर नहीं चाहते हो तो इसको छोड़ भी सकते हो। तो यहाँ पर देखो ये हमारा इसमें बिलोंग कर जाएगा। क्लियर है? अब देखो साथ ही हमें बोला गया है कि R2 भी रिफ्लेक्सिव है। R2 भी कैसा भी? रिफ्लेक्सिव है। अब देखो R2 अगर रिफ्लेक्सिव है तो ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा रिफ्लेक्सिव की। सो इसमें भी क्या हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू R2। ए जो पेयर है वो R2 में भी बिलोंग करेगा क्योंकि ये भी रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो इससे रिलेटेड जो पेयर्स है वो भी इसमें होंगे। तो यहाँ पर ये इसमें बिलोंग करेगा और ए हमारा कहां से बिलोंग करेगा? गिवन सेट ए से। ठीक है, अब देखो इनमें दोनों में अगर ये पेयर है तो अगर हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों में इंटरसेक्शन में भी होगा, दोनों में है तो इंटरसेक्शन में भी होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन जो एलिमेंट है या फिर कॉमन जो पेयर है वही उसमें इंक्लूड होते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या निकलेगा? इट इंप्लाइज R1 इंटरसेक्शन R2। ठीक है, R1 अगर इंटरसेक्शन R2 निकालेंगे तो ये जो पेयर है इट इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। ठीक है, R1 इंटरसेक्शन R2 की जब बात आती है तो ये इन दोनों में है तो इनके इंटरसेक्शन में भी ये बिलोंग करेगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू गिवन सेट ए। क्लियर है? इंटरसेक्शन में ये बिलोंग कर गया तो यहां से R1 इंटरसेक्शन R2 हमारा कैसा हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। और यहां पर हम क्या चेक कर रहे थे? R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, यही हम यहाँ पर प्रूफ कर रहे थे। तो ये प्रॉपर्टी हमारी आ गई तो ये हम बोलेंगे R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? किसके लिए चेक कर रहे थे? फॉर R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव है। अब बात करेंगे R1 और R2 दोनों ही हमारे सिमेट्रिक हैं। R1 कैसा है? सिमेट्रिक है। अब देखो R1 अगर सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। और सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है? अगर ये कंडीशन हमारे पास आ गई कि ये सिमेट्रिक है तो इट इंप्लाइज ये हमें क्या देगा? सिमेट्रिक की जो कंडीशन है उनको देगा। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या बोलती है? ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, और रिलेशन कौन सा लिया हमने यहाँ पर? रिलेशन फर्स्ट। इट इंप्लाइज बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन फर्स्ट। ठीक है, ये भी हमारा रिलेशन में होगा और ये पेयर भी रिलेशन में होगा। ठीक है, और ए बी दोनों हमारे किससे बिलोंग करेंगे? ए बी बिलोंग्स टू गिवन सेट ए। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो ये हमारी कंडीशन वेरीफाई हो जाती है। अगर सिमेट्रिक है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है
सिमेट्रिक होगा। क्लियर है। अब देखो हमें बोला गया है कि R2 भी सिमेट्रिक है, R2 भी सिमेट्रिक है। अब ये मत बोलना कि ये सिमेट्रिक कैसे हैं, ऑलरेडी हमें गिवन है दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो रिफ्लेक्सिव भी होंगे, सिमेट्रिक भी होंगे और ट्रांजिटिव भी होंगे। तो सिमेट्रिक की कंडीशन ये भी वेरीफाई करेगा। तो यहां से देखो ए बी बिलोंग करेगा किसमें, R2 में, इट इंप्लाइज बी ए भी बिलोंग करेगा हमारा R2 रिलेशन में। R2 रिलेशन में अगर ये दोनों ही पेयर है तो R2 हमारा कैसा होगा, सिमेट्रिक, और ये हमें ऑलरेडी गिवन है कि ये सिमेट्रिक है, तो ये कंडीशन को ये वेरीफाई करेगा। और ए बी हमारे कहां से आएंगे, गिवन सेट ए से बिलोंग करेंगे। क्लियर है। अब देखो हमें चेक करना है कि ये जो हमारे सिमेट्रिक है तो इसका जो इंटरसेक्शन है वो सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। सो देखो फॉर R1 इंटरसेक्शन R2 इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है या नहीं है। अब सिमेट्री के लिए यहां पर चेक करेंगे तो देखो ये पेयर हमारा R1 में भी है और ये पेयर R2 में भी है, तो अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन ले तो इंटरसेक्शन में ये पेयर जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा, ऑफ कोर्स जाएगा, क्योंकि कॉमन जो एलिमेंट होते हैं, कॉमन पेयर होंगे, वो हमारे इसमें इंक्लूड होंगे। तो देखो ए बी है जो किस में बिलोंग कर जाएगा, R1 इंटरसेक्शन R2 में भी बिलोंग करेगा, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इनके इंटरसेक्शन में भी जरूर जाएगा। तो सिमिलर यहाँ पर देखो बी ए इसमें भी है, बी ए इसमें भी है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बी ए किस में बिलोंग कर जाएगा, भी इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग कर जाएगा, R1 इंटरसेक्शन R2। और ए बी हमारे कहाँ से थे, ए बी दोनों ही ए सेट से बिलोंग कर रहे थे। तो देखो R1 इंटरसेक्शन R2 में ए बी एलिमेंट भी है हमारे पास, मतलब ए बी पेयर भी है और साथ ही बी ए पेयर भी है। और अगर ये दोनों ही पेयर किसी भी रिलेशन में होते हैं तो रिलेशन हमारा कैसा होता है, सिमेट्रिक रिलेशन होता है। तो यहां से कंडीशन वेरीफाई होगी कि R1 इंटरसेक्शन R2 जो रिलेशन है वो भी सिमेट्रिक रिलेशन है। सो दैट R1 इंटरसेक्शन R2 इज सिमेट्रिक। कैसा रिलेशन हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। लास्ट हमें बोला गया है कि R1 हमारा ट्रांजिटिव है और R2 भी कैसा है, ट्रांजिटिव है। सो देखो R1 अगर ट्रांजिटिव है, R1 अगर ट्रांजिटिव है तो ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। प्रॉपर्टी क्या होती है, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, रिलेशन क्या है R1, और BC भी हमारे किस में बिलोंग करेगा, रिलेशन में। इट इंप्लाइज AC ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। और रिलेशन कैसा लिया हमने स्टार्टिंग में, रिलेशन 1 लिया, R1 लिया। तो देखो अगर ये ट्रांजिटिव है तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। और A B C तीनों ही कहां से हैं, A B C तीनों एलिमेंट कहां से आएंगे, गिवन सेट A से। क्लियर है। अब देखो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड यहाँ पर होगी क्योंकि ये ऑलरेडी हमें गिवन था कि ये कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब देखो हमें गिवन है कि जो R2 रिलेशन है वो भी ट्रांजिटिव है। अब ये ट्रांजिटिव है तो ये भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ए बी इसमें भी आ जाएगा, बिलोंग्स टू रिलेशन 2, BC बिलोंग्स टू रिलेशन 2, इट इंप्लाइज AC ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन 2, ABC ऑल बिलोंग्स टू गिवन सेट A। क्लियर है। क्योंकि ये ट्रांजिटिव है तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, सभी को पता होगा। अब देखो अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लूं, ये पेयर इसमें भी है, इसमें भी, इंटरसेक्शन में भी जाएगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये पेयर भी इंक्लूड होगा और ये पेयर भी इंक्लूड होगा, क्योंकि ये जो पेयर है दोनों में है, कोई ये नहीं कि ए बी इसमें है बट इसमें नहीं है, दोनों में ए बी है, दोनों में BC है और दोनों में AC है। सो अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें, फॉर R1 इंटरसेक्शन R2 इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। तो यहां पर देखो ए बी हमारा किस में बिलोंग कर जाएगा, R1 इंटरसेक्शन R2 में, क्योंकि R1 में भी है और R2 में भी है। और BC भी देखो दोनों में है तो ये भी रिलेशन में बिलोंग करेगा, R1 इंटरसेक्शन R2 रिलेशन में। और AC दोनों में है तो ये भी बिलोंग करेगा, AC ऑल्सो बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। अब देखो R1 इंटरसेक्शन R2 जो रिलेशन है उसमें हमारे पास तीनों पेयर आ गए। फर्स्ट AB भी है, BC भी है और AC भी है, तीनों पेयर अगर इसमें इंक्लूड है तो ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। और हमें बोला गया था कि ABC तीनों ही हमारे गिवन सेट से बिलोंग करेंगे। क्लियर है। अब तीनों अगर पेयर इसमें इंक्लूड है तो हम बोल सकते हैं R1 इंटरसेक्शन R2 इज ट्रांजिटिव रिलेशन। कैसा रिलेशन है ये, ट्रांजिटिव रिलेशन है।
अब देखो कोई भी रिलेशन अगर सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तीनों की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो रिलेशन कैसा होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। और R1 इंटरसेक्शन R2 हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। सो दैट हम बोलेंगे R1 इंटरसेक्शन R2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। और यही हमें प्रूव करना था कि इनका जो इंटरसेक्शन है वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्वेश्चन 19 है, लेट R be a relation on set A of ordered pair of positive integers defined by xy is related to uv if and if only xv is equals to yu, show that R is equivalence relation। हमें प्रूफ करना है कि ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ऐसा ही क्वेश्चन हमने असाइनमेंट के क्वेश्चन में भी किया था, उसमें यहाँ पर हमें क्या गिवन था, एडिशन गिवन था, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें गिवन है मल्टीप्लीकेशन। तो दोनों ही क्वेश्चन सेम है, बट हमें सिर्फ यही चेंज करना है, एडिशन की जगह पर हमें मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर लगानी है। तो यहाँ पर देखो हमें बोला गया है कि ये जो पेयर है ये इसके साथ रिलेटेड होगा। इट मीन्स ये दोनों जो एलिमेंट मान लो, इनको क्या मान लेंगे हम, ये मान लो कि ये ए एलिमेंट है और ये हमारा बी एलिमेंट है। ए और बी एलिमेंट हमारे रिलेशन में कब बिलोंग करेंगे, मतलब जो ए बी पेयर है वो गिवन रिलेशन में बिलोंग करेंगे। कब बिलोंग करेंगे, जब हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी और यहाँ पर जो ए पेयर है हमारा, सॉरी जो ए एलिमेंट है वो हमारा ये वाला पेयर है एक्स वाई वाला, और जो बी एलिमेंट है वो हमारा यूवी पेयर हमें गिवन है। तो यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें एलिमेंट की बजाय हमें पेयर गिवन है, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, सेम मेथड्स का यूज करेंगे और इजिली ये सोल्व हो जाएगा। सो देखो फर्स्ट हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। इट मीन्स हमें प्रूफ करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें बोला गया है कि हमें प्रूफ करना है कि ये एक इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस है तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अब देखो मेन पॉइंट हमारा क्या आता है यहाँ पर, देखो हमें क्या होता है, हमारे पास जो भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है हमें प्रूफ करना है। तो हम कैसे प्रूफ करते हैं कि हमें ए टाइप का जो पेयर है वो रिलेशन में बिलोंग करवाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो जो पेयर है हमारे क्या है, एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट ये है, इन पेयर्स को एज एन एलिमेंट हम काउंट करेंगे, बाकी कंडीशन हमें लगानी है वो बात अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर ये ए है ये बी है तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती है, ए होना चाहिए। अगर ए ये है तो ये भी हमारे पास क्या होना चाहिए, ए ही होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो एक्स वाई इज रिलेटेड टू एक्स वाई, मतलब जो फर्स्ट पेयर है वही लेना हमें दोनों जगह। और अगर ये दोनों हमारी कंडीशन वेरीफाई करते हैं पेयर इस कंडीशन को, तो ये हमारे रिलेशन में बिलोंग करेगा। अगर नहीं करते हैं तो ये रिलेशन में नहीं होगा। तो यहां से देखो हमें कंडीशन वेरीफाई करवानी पड़ेगी, और कंडीशन क्या है, इट बिलोंग्स टू रिलेशन इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। ये हमें कंडीशन गिवन है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और इसका क्या, कौन सा एलिमेंट लिया है इसने, लास्ट वाला एलिमेंट, फर्स्ट एंड लास्ट एंड लास्ट एंड फर्स्ट, ये दोनों अगर मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल आते हैं तो ये रिलेशन में बिलोंग करेगा। अगर नहीं आते हैं तो रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। सो सबसे पहले देखो हम इनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे एक्स की वाई के साथ और यहाँ पर y की x के साथ। तो देखो 2 3 की मल्टीप्लीकेशन कर लो, 2 इंटू 3 कर लो या फिर 3 इंटू 2 कर लो, आंसर तो हमारा 6 ही आएगा। मल्टीप्लीकेशन में आगे लिखो पीछे लिखो कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 इंटू 3 लिखो या फिर 3 इंटू 2 लिखो, आंसर तो 6 ही आएगा। तो ये दोनों वैल्यू हमारी कैसी है, इक्वल है, और ये इक्वल है तभी हम बोल सकते हैं कि ये जो पेयर है ये रिलेशन में बिलोंग करेगा। अब देखो क्या लिखेंगे हम इसको, हम बोलेंगे एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई एक्स, सो दैट एक्स वाई इज रिलेटेड टू एक्स वाई, एक्स वाई इज रिलेटेड टू एक्स वाई, क्लियर है। और फॉर ऑल एक्स वाई किससे बिलोंग करेगा, ये जो भी हमें सेट गिवन है, और सेट हमारे क्या गिवन है, सेट ए हमें गिवन, इट इज बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। कंडीशन वेरीफाई हो गई यहाँ से हमारी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, जो कि क्या है ए आर ए हमारा ए से बिलोंग, सॉरी ए है जो ए से रिलेटेड है और सभी ए हमारे ए सेट से बिलोंग कर रहे हैं।
और यही कंडीशन होती है हमारी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, क्योंकि हमने क्या बोला आपको कि इसको ए मान लो, इसको ए मान लो, मतलब जो ए पेयर है वो हमारे रिलेशन में बिलोंग कर गया और यहाँ पर ए हमारे गिवन सेट से बिलोंग कर गया। समझ गए? अब बात क्लियर है? अब देखो, अगर ये कंडीशन वेरीफाई है तो हम क्या बोलेंगे, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है कैसे हम प्रूफ करेंगे? नेक्स्ट हमें चेक करना है यहाँ पर फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखो, सिमेट्रिक के लिए भी सेम बात हमारे पास है। हमें क्या प्रूफ करवाना होगा, ए बी से रिलेटेड है और बी ए से रिलेटेड है। क्लियर है? ए बी पेयर और बी ए पेयर हमें यहाँ पर बिलोंग करवाना पड़ेगा रिलेशन में, और ए बी और बी ए कब बिलोंग करेंगे, जब ये कंडीशन वेरीफाई होगी। अब देखो, ये हमने ए लिया, ये हमने बी लिया, ठीक है। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे एक्स वाई इज रिलेटेड टू यू वी, और ये रिलेटेड है तो कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए इसकी वेरीफाई, और ये कंडीशन क्या बोलता है, यू वी और वाई यू। तो यहाँ पर देखो x इंटू वी, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, y इंटू यू, ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है। अब हमें बिलोंग क्या करवाना पड़ेगा, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, मतलब इनको हम एक्सचेंज करेंगे, uv को यहाँ ले आएंगे और xy को यहाँ ले आएंगे। uv इज रिलेटेड टू xy, मतलब ये a था, ये b था, ये a b पेयर हो गया, तो यहाँ पर ये b और ये a, तो ये हमारा कौन सा पेयर बन जाएगा, b a पेयर यहाँ पर हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो, ये कब होगा हमारे पास, ये रिलेटेड कब होगा, जब ये कंडीशन वेरीफाई करेगा। फर्स्ट इंटू लास्ट, u इंटू वाई इज इक्वल्स टू v इंटू एक्स। अब देखो, अगर ये हमारे इसके बराबर है तो ये वाला एलिमेंट इसके बराबर नहीं होगा। मान लो अगर 3 इंटू 5 है और ये बराबर है भाई, ये 15 आ गया यहाँ पर, और ये ले लो 5 इंटू 3 ही लेना पड़ेगा यहाँ पर। कोई और एग्जाम्पल भी आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। देखो 2 इंटू 10 ले लो, 2 इंटू क्या है 10 20, और यहाँ पर ले लिया मैंने 5 इंटू 4। क्लियर है? दोनों ही हमारे 20 के इक्वल है। तो यहाँ पर देखो, ये वैल्यू इसके बराबर है, ये वैल्यू इसके बराबर है, तो क्या ये वाली वैल्यू इसके बराबर नहीं होगी? दोनों 20 है तो इसको इसके बराबर लिखो, इसको इसके बराबर लिखो, कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। 20 तो 20 के इक्वल ही रहेगा, कोई सा आगे पीछे लिख लो, कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। तो दोनों ही वैल्यूज हमारी यहाँ पर क्या है, इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि ये भी हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और ये भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई इज रिलेटेड टू यू वी belongs to relation and uv is related to xy, ये भी हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। और हम क्या लिखेंगे, uv and xy both belongs to given set A। क्लियर है? और यहां से हमारे पास कंडीशन वेरीफाई हो जाती है सिमेट्रिक रिलेशन की, सो दैट R इज सिमेट्रिक रिलेशन। R कैसा रिलेशन हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। क्लियर है कैसे प्रूफ किया, ए बी से, ठीक है। इसको ए मानो, इसको बी मानो, ये हमें गिवन है, ऑलरेडी हमें गिवन है कि ये यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा रिलेशन में, और अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो हमें सिर्फ कौन सा एग्जिस्ट करवाना है, बी ए। इसको यहाँ पर लिख दो, इसको यहाँ पर, इसको ए लिख लो, थोड़ी देर के लिए इसको रफ में लिख लो कि ये ए है ये बी है, तो यहाँ पर हमें बी लाना है, यहाँ पर हमें ए लाना है। बाकी प्रॉपर्टीज जो भी हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। लास्ट हमारे पास बचता है, हमें ट्रांजिटिव चेक करना है फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखो, ट्रांजिटिव के अकॉर्डिंग क्या हमारे पास 3 पेयर होने चाहिए, ए बी, बी सी और ए सी। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पेयर तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, तो इस पेयर के अकॉर्डिंग हमें 2 और पेयर बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले देखो, एक्स वाई हमारे रिलेटेड है किससे, यू वी से, और ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, और कंडीशन यहाँ पर क्या है, एक्स बी इज इक्वल्स टू वाई यू, ठीक है। इसको हम यहाँ पर लिख लेते, इट बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। ये हमें ऑलरेडी गिवन है। सो इसको हमने क्या माना, ए, इसको हमने माना बी, तो ये हमारा कौन सा पेयर बन गया, ए बी पेयर। अब हमें कौन सा पेयर चाहिए, बी सी पेयर चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस बी को यहाँ पर ले आओ, ये हमारा बी आ गया यहाँ पर। क्लियर है? अब हमें इसको रिलेटेड करवाना है किससे, कोई भी 2 पेयर और ले लो, सॉरी कोई भी 2 एलिमेंट और ले लो और उनका एक पेयर बना लो। मान लिया मैंने यहाँ पर लिया R और S, कौन सा एलिमेंट लिया मैंने यहाँ पर, R और S एलिमेंट लिए, ठीक है। सो ये हो जाएगा UV इज रिलेटेड टू R
एस, और ये हमारा कंडीशन कौन सी वेरीफाई करेगा, फर्स्ट इंटू लास्ट, लास्ट इंटू फर्स्ट, u इंटू एस इज इक्वल टू v इंटू आर। मान लिया कि ये भी हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये दो पेयर हैं जो रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो है ए और जो सी पेयर है वो भी रिलेटेड है और रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, ये हमें प्रूफ करना है। ये हमारा बी था, ये हमारा सी, अब हमें कौन सा पेयर चाहिए, ए सी पेयर चाहिए, तो यहाँ पर हमें ए चाहिए, यहाँ पर हमें सी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई इज रिलेटेड टू आर एस, और ये कब रिलेटेड होगा, जब हमारे पास कंडीशन कौन सी वेरीफाई होगी, एक्स एस इज इक्वल टू वाई आर। ये कंडीशन अगर हम वेरीफाई कर देते हैं तो हम बोलेंगे कि ये रिलेशन में बिलोंग करेगा। अब देखो यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू, और यहां से हम किसी दूसरे की वैल्यू निकालेंगे। मान लो यहां से मैं वाई की यहां से हम आर की वैल्यू निकालते हैं और यहां से एक्स की। अब यहां से x की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, वाई यू डिवाइडेड बाई वी, क्लियर है, ये होगी हमारी x की वैल्यू। अब इससे निकाल देंगे हम r की वैल्यू, r किसके बराबर हो जाएगा, यू एस डिवाइडेड बाई वी, क्लियर है, यहां से r की वैल्यू और यहां से x की वैल्यू। अब इन दोनों वैल्यू को हम यहां पर पुट करेंगे, x की वैल्यू है यू वाई डिवाइडेड बाई वी और इंटू एस एज इट इज इक्वल्स टू y एज इट इज, r की वैल्यू पुट करेंगे u इंटू एस डिवाइडेड बाई v। अब देखो v से v कैंसिल, y से y कैंसिल, और यहाँ पर देखो क्या बचा हमारे पास us, और यहाँ पर भी क्या बचा हमारे पास us। तो देखो us है जो us के बराबर नहीं होगा, us बराबर नहीं होंगे क्या, इसको मान लो 3, इसको मान लो 2, इसको मान लो 3, इसको मान लो 2, 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2, ऑलवेज पॉसिबल। सो ये दोनों अगर पॉसिबल है तो हमारे पास ये भी पॉसिबल है, क्योंकि इसी कंडीशन से हम यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ से हम यहाँ पर भी पहुंच सकते हैं। तो यहाँ से देखो ये कंडीशन हमारी वेरीफाई होगी, इस तरीके से आप इसको वेरीफाई करोगे और बोलोगे कि ये भी हमारा रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। और तीनों ही पेयर अगर रिलेशन में है तो रिलेशन हमारा कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। सो दैट आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। आर कैसा रिलेशन है भाई, ट्रांजिटिव रिलेशन है। और अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो हम क्या बोलते हैं, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। सो दैट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, और यही हमें प्रूव करना था। और इक्विवेलेंस कैसे हुआ, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी जरूर होगा। एग्जाम्पल नंबर 20 है, let x is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Let R1 be a relation in x given by R1 is equals to xy such that x minus y is divisible by 3. R2 is another relation on x given by R2 is equals to xy such that set xy subset of 1, 4, 7 or xy subset of 2, 5, 8 और xy सबसेट ऑफ 3, 6, 9 शो दैट R1 is equals to R2। हमें यहाँ पर एक सेट गिवन है x सेट, और उस पर हमें दो रिलेशन डिफाइन किए गए हैं R1 एंड R2। हमें प्रूफ करना है कि R1 और R2 हमारे दोनों ही इक्वल रिलेशन है, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखो दो मेथड से आप इसको प्रूफ कर सकते हो। एक मेथड जो आपको बुक में गिवन है सबसेट्स की हेल्प से, एक आप यहाँ पर रिलेटेड करवा सकते हो कि R1 हमारा R2 में रिलेटेड है, और सेकंड आपको रिलेटेड करवाना पड़ेगा कि R2 R1 में रिलेटेड है। अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाते हैं तो रिलेशन हमारे इक्वल हो जाएंगे। एक मेथड तो ये है, ये आप बुक से कर सकते हो। दूसरा मेथड हमारे पास ये है कि हम R1 में जितने भी पेयर्स आएंगे उनको निकाल लें और R2 में जितने भी पेयर्स आएंगे उनको निकाल लें, तो ये बहुत ईजी रहेगा। तो इसी मेथड को मैं आपको करवाऊंगी। बुक वाला मेथड आप खुद से भी कर सकते हो, क्योंकि बुक में आपको सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन है सबसेट की हेल्प से। तो देखो सबसे पहले R1 हमारा क्या डिफाइन किया गया है कि R1 हमारा इक्वल है एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 3। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस ले तो वो हमारा 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x क्रॉस x में वो पेयर्स उठाएंगे जिनका अगर हम डिफरेंस ले, पेयर्स के जो एलिमेंट है उनका डिफरेंस ले तो वो हमारा 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो x क्रॉस x निकालो या फिर आप डायरेक्टली भी वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो R1 में हमारे पास क्या क्या पेयर आएंगे,
फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है 1। अब देखो 1 का हम इनमें किस किस के साथ रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं कि उनका डिफरेंस जब हम लेंगे तो वो हमारा 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो 1 का अगर 4 के साथ डिफरेंस लेंगे तो 1 माइनस 4 कितना आएगा -3, और -3 हमारा 3 से डिविजिबल है, तो एक तो एलिमेंट हो गया हमारा 1 4 पेयर। सेकंड देखो 1 का किसके साथ रिलेशन हो सकता है, 4 के बाद हमारा इसका रिलेशन बन सकता है 7 के साथ। ठीक है, 1 माइनस 7 विच इज इक्वल्स टू 6, और 6 हमारा 3 से डिविजिबल। और यहाँ पर देखो किसी के साथ भी इसका पेयर नहीं बनेगा, और यहाँ पर सिर्फ इसका 1 के साथ पेयर बनेगा, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या होगा 0, और 0 हर नंबर से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पर 1 के हमारे पास 3 पेयर आएंगे, 1 4 1 7 एंड 1 1। अब देखो 2 के लिए फर्स्ट पेयर हमारा क्या हो जाएगा 2 2, क्लियर है। उसके बाद देखो 2 का रिलेशन किसके साथ बनाएंगे कि वो हमारा 3 से डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पर देखो 2 5, 2 में से 5 को माइनस करेंगे -3, और -3 हमारा 3 से डिविजिबल है, तो सेकंड पेयर होगा हमारा 2 5। और थर्ड पेयर देखो 2 8 6 हो जाएगा, इनका डिफरेंस 6 भी हमारा डिविजिबल है 3 से। अब देखो 3 के लिए फर्स्ट पेयर इज आइडेंटिटी पेयर 3 3। उसके बाद सेकंड पेयर क्या होगा, 3 को हम किससे माइनस करेंगे 6 से माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास 3 डिफरेंस आ जाएगा 3 6 3 6 क्या हो जाएगा 3 डिफरेंस, और 3 इज डिविजिबल बाय 3। थर्ड पेयर हो जाएगा 3 9, डिफरेंस निकालेंगे 6, और 6 हमारा 3 से डिविजिबल है। उसके बाद देखो 4 के लिए पेयर बनाएंगे, 4 का 4 के साथ रिलेशन। उसके बाद देखो 4 का किसके साथ रिलेशन होगा, 4 का रिलेशन किसके साथ होगा 1 के साथ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 माइनस 1 हमारा कितना हो जाएगा 3। उसके बाद देखो 4 का रिलेशन किसके साथ होगा, 4 का रिलेशन हो जाएगा 7 के साथ, इनका डिफरेंस भी कितना आएगा 3 आएगा। उसके बाद इसका रिलेशन किसी के साथ नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास 5 5 5 का दूसरा रिलेशन किसके साथ होगा 5 2, 5 में से 2 को माइनस करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। नेक्स्ट देखो 5 8, डिफरेंस कितना आएगा 3, और 3 से डिविजिबल है। उसके बाद देखो 6 के लिए 6 6, और 6 का दूसरा रिलेशन किसके साथ आएगा 6 3, माइनस करेंगे तो 3 आएगा 6 9, माइनस करेंगे तो 3 इज डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट देखो 7 के लिए 7 का 7 के साथ रिलेशन। उसके बाद 7 का आएगा 1 के साथ रिलेशन, 7 का 4 के साथ रिलेशन, एंड 7 का 7 के साथ रिलेशन। और सॉरी 7 के साथ तो हम ऑलरेडी इसका कर चुके हैं 7 7 7 1 एंड 7 4। तीनों में हमारे पास डिफरेंस देखो, इसका 0, इसका कितना है 6, और इसका डिफरेंस कितना है 3। 6 भी 3 से डिविजिबल है, और 3 भी 3 भी 3 से डिविजिबल है। उसके बाद देखो 8 का रिलेशन 8 के साथ, 8 का रिलेशन हो जाएगा 2 के साथ, डिफरेंस आएगा 6। उसके बाद 8 का रिलेशन 5 के साथ, डिफरेंस आएगा 3, और 3 से डिवाइड होता है। उसके बाद देखो 9 के लिए 9 का रिलेशन 9 के साथ, सेकंड देखो 9 का रिलेशन किसके साथ होगा 3 के साथ हो जाएगा, और 9 का रिलेशन 6 के साथ हो जाएगा। अब देखो ये सभी पेयर हैं जो हमारे R1 की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, क्लियर है। अब हम निकालेंगे R2 के पेयर। अब देखो R2 में हमारे पास क्या गिवन है XY, इसमें जो XY जो सेट बनेगा इन दोनों एलिमेंट्स का, वो हमारा इसका एक सबसेट होगा। मतलब देखो अगर मैं यहाँ से 1 4 एलिमेंट उठाती हूँ, ये हमारा 1 4 है जो सबसेट हो जाएगा 1 4 7 का, इस तरीके से ये हमें गिवन है। और ये जो 1 4 है ये हमारा रिलेशन में बिलोंग करेगा, इस टाइप से हमें ये सेट इस टाइप से ये हमें रिलेशन गिवन है। तो देखो यहाँ पर अगर हम इसके खुद के साथ इसकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो जितने भी एलिमेंट आएंगे वो हमारे इसमें इंक्लूड होंगे। एक्स वाई में हमारे पास यहाँ पर एक्स और वाई की कोई भी वैल्यूज हम चूज कर सकते हैं। मतलब इसकी खुद के साथ अगर मैं प्रोडक्ट लूं और जितने भी इसके पेयर आएंगे वो हमारे इसके सबसेट भी होंगे। उस जो पेयर होंगे उसमें जो एलिमेंट है उनकी हेल्प से जो सेट बनेगा वो इसका सबसेट होगा, और जो पेयर है वो हमारा रिलेशन में बिलोंग करेगा। समझ आया? नहीं आया? अरे यार 147 इंटू 147 ये होगी हमारी क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पर मान लिया कि इसका मैंने रिलेशन बनाया किसके साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 1 के साथ और 1 का 7 के साथ। ठीक है, सिमिलर 4 का और 7 का हो जाएगा। तो इन तीनों की हेल्प से देखो ये जो एलिमेंट है हमारे फर्स्ट पेयर के 1 और 4, ये क्या हमारा इस सेट का सबसेट नहीं है क्योंकि इसके सभी एलिमेंट इस सेट में लाई करते हैं। तो ये जो सेट है ये इसका सबसेट है और यही हमारे पास ये
कंडीशन गिवन है कि जो x और y जो सेट बनेगा हमारा, एक्स वाई पेयर है जो हमारा, उसकी हेल्प से वो हमारा इस सेट का सबसेट होगा। और जो ये पेयर है हमारा 1 4 जो पेयर है वो रिलेशन में बिलोंग करेगा, जो कि हमें यहाँ पर गिवन है एक्स वाई पेयर। क्लियर है? अब देखो इनका हम क्या निकाल देंगे डायरेक्टली, इनकी हम सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो 147 की 147 के साथ यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 147 क्रॉस प्रोडक्ट विद 147। अब देखो 1 का रिलेशन सभी के साथ बनाएंगे यहाँ पर 147 के साथ। फर्स्ट पेयर क्या हो जाएगा 1 1, सेकेंड पेयर 1 4, थर्ड पेयर 1 7। सिमिलर 4 का बनाएंगे 4 1 4 4 4 7। क्लियर है? लास्ट में 7 का बनाएंगे 7 का बनाएंगे 7 1 7 4 एंड 7 7। क्लियर है? फर्स्ट सेट के अकॉर्डिंग हमारे ये पेयर्स हो जाएंगे। अब देखो सेकंड सेट उठाएंगे। सेकंड सेट में भी हमारे पास सेम कंडीशन है कि एक्स वाई हमारा पेयर बनेगा और एक्स वाई जो एलिमेंट है उनका जो सेट होगा वो इसका सबसेट होगा। ये हमें गिवन है, सेम कंडीशन है। तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे इसके साथ 2 5 8 क्रॉस प्रोडक्ट विद 2 5 8। अब देखो इनका क्रॉस प्रोडक्ट हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो अगर हम इनके जो क्रॉस प्रोडक्ट के पेयर्स उठाएं तो जो हमारे पास एलिमेंट है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, R1 की कंडीशन को, तो हम इनको इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। इसलिए हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं और इनके क्रॉस प्रोडक्ट से हम ये जो सेट है हमारा, रिलेशन जो सेट है हमारा, इसके पेयर हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो सेकंड में हमारे पास क्या आएगा, 2 का 2 के साथ रिलेशन, 2 इज रिलेटेड टू 5 एंड 2 8। उसके बाद 5 का रिलेशन बनाएंगे 5 2 5 5 5 8। लास्ट में 8 का बनाएंगे 8 2 8 5 एंड 8 8। अब देखो लास्ट में हमारे पास बचा यहाँ पर 3 6 9। अब यहाँ पर हम ले लेंगे 3 6 9। 3 6 9 क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो। 3 का 3 के साथ रिलेशन 3 6 3 9, सिमिलर 6 3 6 6 6 9 और लास्ट में 9 के लिए 9 3 9 6 एंड 9 9। ये हो जाएगा हमारा R2। अब देखो R1 में जितने पेयर हैं उतने ही पेयर हमारे पास R2 में भी है। आप इनको चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पर 1 के लिए 3 पेयर है, 1 के लिए 3 पेयर है और तीनों के पेयर सेम है। सिमिलर यहाँ पर देखो 4 के लिए 3 पेयर है और यहाँ पर भी 4 के लिए 3 ही पेयर है और तीनों ही सेम है। तो यहाँ पर देखो जितने भी पेयर हैं उतने पेयर हमारे R1 में भी हैं, उतने ही पेयर हमारे R2 में भी हैं और सभी पेयर कैसे हैं, इक्वल पेयर हैं, सेम टू सेम है। तो हम बोल सकते हैं R1 इज इक्वल्स टू R2 और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये मेथड आपका इजी है, आप इजीली ऐसे रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो और इजीली प्रूफ कर सकते हो कि R1 रिलेशन इज इक्वल टू R2 relation. Example 21 है let f such that x y be a relation, define a relation R in x given by R is equals to AB such that f of A is equals to f of B. Examine whether R is equivalence relation or not. हमें चेक करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। अब देखो कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले देखो कंडीशन हमें क्या गिवन है कि ए बी टाइप का पेयर होगा रिलेशन में और फंक्शन में ए और बी की जो वैल्यू है दोनों ही इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले देखो हमें फंक्शन डिफाइन है x टू y और हमें चेक करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। मतलब हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से ये किस किस कंडीशन को वेरीफाई करता है। तो यहाँ पर देखो रिलेशन को डिफाइन करेंगे ए बी सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। अब देखो फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारे पास ए टाइप का पेयर इंक्लूड होना चाहिए रिलेशन में। तो यहाँ पर देखो ए जो पेयर है वो रिलेशन में बिलोंग करेगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू गिवन सेट ए। तो यहाँ पर हमें सेट गिवन है, कोई भी हम मान लेते हैं रैंडम, हमें ए ही सेट यहाँ पर गिवन है, सॉरी एक्स सेट हमें यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर देखो ए पेयर हमारा इसमें बिलोंग कर जाएगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पर देखो एफ ऑफ ए हमारा एफ ऑफ ए के बराबर होगा, बिकॉज
कैसे हो जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ ए पर और एफ ऑफ ए पर दोनों वैल्यू सेम ही होंगी। अगर एक पॉइंट पर वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू सेम ही आएगी, डिफरेंस तो नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखो डिफरेंट वैल्यू नहीं आएगी तो इक्वल आएंगी। इक्वल है तो हमारे पास यहाँ पर ए भी बिलोंग कर जाएगा, सॉरी ए हमारे रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू गिवन सेट एक्स, सो दैट आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर कैसा रिलेशन है भाई, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सेकंड देखो सिमेट्रिक के लिए, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता है, देखो ए बी अगर रिलेशन में है तो बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ए बी हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो हमें ऑलरेडी गिवन है एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, बिकॉज एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, so that a b belongs to given relation। अब देखो f of a अगर f of b के बराबर है तो क्या f of b हमारा f of a के बराबर नहीं होगा। अगर किन्हीं भी दो पॉइंट पर अगर फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है तो दो पॉइंट में से अगर पहले वाले को आगे ले लो, दूसरे वाले को पीछे ले लो, पिछला आगे कर दो, कोई यहाँ पर डिफरेंस तो नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो बी ए पेयर है वो भी रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा। अब देखो आप 1 पर वैल्यू निकाल रहे हो और बोल रहे हो कि इसकी वैल्यू 2 के बराबर है, तो यहाँ पर f ऑफ 2 भी तो हमारा 1 के बराबर होगा। और यही कंडीशन हमारे पास यहाँ पर है, अगर ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर है। अगर ये हमारे पास एग्जिस्ट कर गया तो यहाँ से बी ए पेयर है जो रिलेशन में बिलोंग कर गया। अब देखो ए बी भी रिलेशन में है और बी ए भी रिलेशन में है, तो हम बोलेंगे आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। आर कैसा रिलेशन हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, ए बी हमारे कहां से बिलोंग करेगा भी, गिवन सेट से बिलोंग करेगा। क्लियर है। लास्ट हम यहाँ पर चेक करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन को, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखो ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ए बी बी सी और ए सी तीनों ही पेयर हमारे रिलेशन में होना चाहिए। ए भी तो हमारा ऑलरेडी मान लिया बिलोंग कर रहा है और ये बिलोंग कर रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी कंडीशन होगी। और मान लिया हमारे पास बी सी है, वो भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, इट इम्प्लाइज एफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी। क्लियर है, ये दोनों हमारे पास रिलेशन में है। तो हमें प्रूफ करना है कि जो ए सी पेयर है वो भी हमारा रिलेशन में होगा। और ये होगा कैसे होगा, अब देखो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर है और बी हमारा सी के बराबर है, तो यहाँ पर एफ ऑफ ए एफ ऑफ सी भी तो बराबर होंगे। तीनों ही अगर इक्वल हैं तो हम कोई भी दो पेयर उठाएं दोनों ही इक्वल होंगे, बिकॉज एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी। और अगर ये हमारे तीनों ही पेयर रिलेशन में बिलोंग कर गए तो हम बोलेंगे आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, सो दैट आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। और कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो हम बोलते हैं कि आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आर हमारा कैसा रिलेशन है भाई, इक्विवेलेंस रिलेशन है। और यही हमें चेक करना था कि ये इक्विवेलेंस होगा या नहीं होगा। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल वन वन फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ। हमें यहाँ पर ए सेट का, ए सेट के साथ ही फंक्शन हमें गिवन है और हमें पूछा गया नंबर ऑफ टोटल वन वन फंक्शन कितने होंगे। वन वन फंक्शन की हमें वैल्यू निकालनी है कि कितने फंक्शन होंगे यहाँ पर इस सेट का, इसके खुद के साथ ही रिलेशन के साथ। तो यहाँ पर देखो अगर हमें इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो वन वन जो फंक्शन है उनकी नंबरिंग हमारे पास n फैक्टोरियल होती है और n यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट। तो यहाँ पर देखो सेट में हमारे पास 3 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन हो जाएंगे हमारे पास 3 फैक्टोरियल। और 3 फैक्टोरियल हम कैसे खोलेंगे, 3 इसमें से 1 माइनस करेंगे, फिर इसमें से 1 माइनस करेंगे, लास्ट में हम 1 तक जाएंगे तो ये हमारा फैक्टोरियल कंप्लीट हो जाएगा। 3 into 2 into 1 is equals to 6। So number of one one function is equals to 6। Example 23 है, let a is equals to 1 to 3 then show that number of relation containing 1 to n to 3 which are reflexive and transitive but not symmetric is 3। हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि हमारे पास 3 ऐसे रिलेशन होंगे इस सेट पर जो इन दोनों पेयर्स को इंक्लूड करेंगे और तीनों ही जो हमारे रिलेशन है रिफ्लेक्सिव होंगे, ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक नहीं होंगे और ओनली 3 ही रिलेशन वो डिफाइंड करेंगे और तीनों रिलेशन अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर देखो ऐसे क्वेश्चन अगर हमें पूछे जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनका
क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हम कौन सा एलिमेंट या फिर कौन सा पेयर और इंक्लूड कर सकते हैं रिलेशन में। तो यहाँ पर देखो किस किस का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है हमें, 1 2 3 सेट का, 1 2 3 सेट के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट हमें लेना है। तो देखो पेयर क्या क्या बनेंगे, 1 का रिलेशन डिफाइन करेंगे 1 1, 1 2, 1 3। सिमिलर 2 का डिफाइन करेंगे 2 1, 2 2 एंड 2 3। सिमिलर 3 का डिफाइन करेंगे 3 1, 3 2 एंड 3 3। क्लियर है, ये इसमें पेयर इंक्लूड होंगे। अब देखो फर्स्ट रिलेशन हम डिफाइन करेंगे। रिलेशन हमारा कैसा होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट हमारे क्या होने चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, 1 1 2 2 और 3 3। रिफ्लेक्सिव है तो ये तीनों पेयर तो उसमें मस्ट इंक्लूड होने चाहिए। क्लियर है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन तभी सेटिस्फाइड होती है जब उसका आइडेंटिटी पेयर है जो इंक्लूड हो रिलेशन में, और साथ ही हमारे पास ये दो पेयर भी इसमें होने चाहिए, 1 2 एंड 2 3। अब देखो यहाँ पर हमें इसको हमें इसको बनाना है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ से ये जो तीन पेयर हैं ये रिफ्लेक्सिव को सेटिस्फाइड कर देंगे, तो हमें यहाँ पर ट्रांजिटिव के लिए सेटिस्फाई करवाना है। 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 3 के साथ है, तो 1 3 भी इसमें इंक्लूड होना चाहिए। अगर इसमें 1 3 को इंक्लूड कर दिया जाए तो ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब देखो रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक नहीं है, एक रिलेशन तो हमारा ये हो गया। जो जो पेयर इंक्लूड हुए हैं उन पेयर्स को आप यहाँ पर चेक कर लो कि ये पेयर इंक्लूड हो गया, ये भी इंक्लूड हो गया हमारे पास, और यहाँ पर देखो 2 2 भी इंक्लूड हो गया, 1 2 भी इंक्लूड हो गया, 2 3 भी इंक्लूडेड है एंड 1 3 भी इंक्लूडेड है। क्लियर है, अब हमें चेक करना है कि इनमें से ऐसे तीन पेयर्स के साथ हम और रिलेशन कितने बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखो R2 रिलेशन, सेम कंडीशन हमारे पास रहेंगी, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, और ये दो पेयर तो हमारे इंक्लूड होने ही चाहिए। अब देखो इनमें ये रिफ्लेक्सिव हो गया, तो इनको ट्रांजिटिव करने के लिए हमारे पास 1 3 भी इंक्लूड होने चाहिए। अगर मैं यहाँ तक इसको छोड़ देती हूँ तो ये दोनों रिलेशन हमारे कैसे हो जाएंगे, इक्वल रिलेशन हो जाएंगे। बट हमें बोला गया कि तीन अलग अलग रिलेशन हमें प्रूव करने हैं। तो यहाँ पर देखो 1 3 के साथ अगर हम ऐसा एलिमेंट एक और पेयर लें ताकि ये हमारा रिफ्लेक्सिव रहे बट ट्रांजिटिव भी रहे और सिमेट्रिक ना हो, तो यहाँ पर देखो अगर हम यहाँ पर 2 1 को इंक्लूड करते हैं, मान लिया मैंने यहाँ पर इसको 2 1 इंक्लूड किया, तो यहाँ पर देखो 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 1 के साथ है, और 1 का रिलेशन 1 के साथ यहाँ पर हमें गिवन है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर हम इसके इन तीनों के अकॉर्डिंग चलेंगे तो भी ये ट्रांजिटिव होगा, तो ये सेकेंड रिलेशन भी हमारा डिफाइन हो गया। अगर ये देखें तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव होगा और रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमिलर देखो थर्ड, 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए और 3 3 भी होना चाहिए। 1 2 इंक्लूड हो गया, 2 3 इंक्लूड हो गया, 1 3 भी इंक्लूड हो गया और 2 1 भी इसमें इंक्लूड हो गया। अब इस 2 1 को भी काट देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास दो ही पेयर बचे हैं, 3 1 एंड 3 2। अब देखो कौन सा पेयर हम यहाँ पर लें कि ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव हो और ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक ना हो। अगर यहाँ पर 3 1 पेयर लेते हैं, मान लिया मैंने पेयर लिया यहाँ पर 3 1, तो देखो 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 1 के साथ, यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग ये ट्रांजिटिव है। अब देखो अगर हम यहाँ से उठाएं 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 1 के साथ है, तो भी ये ट्रांजिटिव है क्योंकि 1 1 भी इसमें इंक्लूडेड है। अब देखो 2 का रिलेशन मान लिया हमने 3 के साथ लिया, और यहाँ पर देखो 3 का रिलेशन इसके साथ है, तो यहाँ पर 2 का रिलेशन 1 के साथ, ये हमारे ट्रांजिटिव है। क्लियर है, अब लास्ट में देखो मान लीजिए कि 1 का रिलेशन 3 के साथ है, 3 का रिलेशन 1 के साथ है, तो 1 का रिलेशन भी यहाँ पर 1 के साथ है, इसके अकॉर्डिंग भी ये ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पर देखो सभी पेयर्स के अकॉर्डिंग ये हमारा ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, तो ये पेयर हम ये जो रिलेशन है ये हमारा थर्ड रिलेशन हो जाएगा। अब देखो R4 हम डिफाइन करेंगे, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3 2 1 एंड 3 1। अब देखो सिर्फ हमारे पास 3 2 पेयर बचा है। अगर इस 3 2 पेयर को मैं यहाँ पर इंक्लूड करती हूँ तो ये हमारा सिमेट्रिक भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सिमेट्रिक, तो देखो यहाँ पर 1 2 है तो 2 1 भी है,
2 3 है तो यहाँ पर देखो 3 2 भी हो जाएगा, 1 3 है तो 3 1 भी है, तो ये सिमेट्री की कंडीशन को भी सेटिस्फाइड करेगा, इसीलिए हम इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। तो ये अगर रिलेशन हम लेते हैं तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें कौन सा चाहिए? रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो ये सिर्फ 3 ही ऐसे रिलेशन डिफाइन होंगे जो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होंगे और सिमेट्रिक नहीं होंगे, और यही हमें प्रूव करना था कि 3 ही ओनली रिलेशन होंगे जो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होंगे बट सिमेट्रिक नहीं होंगे। एग्जाम्पल नंबर 24 मैंने आपको असाइनमेंट के क्वेश्चंस में करवा रखा है, तो आप प्लीज वहां से उसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 25 है, कंसीडर द आइडेंटिटी फंक्शन in such that n to n define as in of x is equals to x for all x belongs to natural number. Show that although in is onto but in plus in such that n to n define as in plus in of x, in plus in is equals to x plus x is equals to 2x is not onto। अब देखो, अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करूं तो देखो हमें क्या गिवन है, हमें एक फंक्शन गिवन है। यहाँ पर फंक्शन का नाम इन्होंने ले लिया है कि आई एन कोई फंक्शन गिवन है। जैसे हम डिफाइन करते हैं ना f सच दैट n टू n, तो यहाँ पर इन्होंने f की जगह पर ले लिया कि in हमें डिफाइन किया गया है कि ये n टू n हमारा फंक्शन हमारा कोई डिफाइन है। तो यहाँ पर स्पेशली हमें क्या बोला गया कि f की जगह पर यहाँ पर in है और इसमें कोई कंफ्यूजन की चीज नहीं है। और हमें बोला गया है कि ये जो फंक्शन है हम क्या लिखते हैं, देखो f ऑफ x लिखते हैं। इस फंक्शन के लिए हम क्या लिखते हैं, f ऑफ x इज इक्वल्स टू जो भी हमें गिवन होता है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम क्या लेंगे, in ऑफ x, जो कि हमें यहाँ पर गिवन है x। मतलब क्या है, अगर बेसिक बात में अगर हम बात करें तो हमें गिवन है कि f ऑफ x हमारा x के बराबर है और फंक्शन हमारा n टू n डिफाइन है, और हमें ये बोला गया है कि ये जो फंक्शन है ऑन टू फंक्शन है। तो देखो, अगर हम यहाँ पर इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, एग्जांपल हमने किया था एक्सरसाइज 1.1 में, तो ये जो फंक्शन है 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा। आप इसको ग्राफ के अकॉर्डिंग भी प्रूफ कर सकते हो, आप इसको ऑफिशियली इसमें ऐसे भी प्रूफ कर सकते हो, एरो डायग्राम से भी आप प्रूफ कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर एक्स की वैल्यूज पुट करके भी प्रूफ कर सकते हो। कोई भी मेथड आप यूज करो तो ये 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। ये हमें बोला गया है कि ये एक ऑन टू फंक्शन है, बट अगर हम यहाँ पर ऐड कर दें इन दोनों को, अगर इस फंक्शन में इसी फंक्शन को मैं ऐड करूं तो ये भी फंक्शन हमारा n टू n पर डिफाइन है, बट यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू है हमारी n प्लस in, ये हमारा 2x के बराबर है। मतलब अगर यहाँ पर इसको अगर हम अलग फंक्शन डिफाइन कर ले तो ये मान लिया कि ये हमारा g ऑफ x है, तो ये हमारा 2x के बराबर है। तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। समझ आया या नहीं, क्या हमें बोला गया है? देखो एक बार फिर से बता देती हूँ क्या बोला गया है। हमें यहाँ पर एक फंक्शन गिवन है in फंक्शन, ठीक है, फंक्शन का नाम है, जैसे हम f लेते हैं वैसे ही यहाँ पर in यहाँ पर लिया गया है, और ये डिफाइन है n टू n, और हम क्या लेते हैं f ऑफ x, तो यहाँ पर in फंक्शन है तो in ऑफ x हो जाएगा, और ये हमें x के बराबर गिवन है, और हमें बोला गया है कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। वी हैव गिवन दैट, आप लिख सकते हो given that in is onto function। in कैसा फंक्शन है भाई, onto फंक्शन है, ये हमें गिवन है। अब हमें प्रूफ करना है कि in प्लस in जो फंक्शन है वो onto फंक्शन नहीं है। अब देखो in प्लस in इन्होंने कैसे डिफाइन किया, ये in था, इसमें एक और in इन्होंने ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर जैसे हम फंक्शन लेते हैं f, तो उसमें क्या किया, f में f को ही ऐड कर दिया, ठीक है, ये अलग फंक्शन बना दिया। मान लिया कि ये कोई in प्लस in दूसरा फंक्शन है जो कि हमारा डिफाइन करता है in प्लस in को, ठीक है, in प्लस in सच दैट ये भी हमारे किस पर डिफाइन है, नेचुरल नंबर पर डिफाइन है। ये एक अलग फंक्शन है जो कि हमारा नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर पर डिफाइन है, और ये कहाँ से बनाया है इन्होंने, इसकी हेल्प से बनाया है। इसको किसकी हेल्प से बनाया, इस in की हेल्प से। डिफाइन कैसे किया गया है कि ये जो फंक्शन है अगर हम इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, क्या बोला गया है कि ये जो फंक्शन है इसका जो अब x पर वैल्यू निकालते हैं, जैसे हम निकालते हैं ना f ऑफ x, तो यहाँ पर फंक्शन हमारा क्या in प्लस in है, तो in प्लस in पर अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, in ऑफ x, क्या बोला कि in ऑफ x प्लस in ऑफ x के ये
बराबर है। अब देखो आई एन ऑफ एक्स हमारा किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो स्पेशली बात यहाँ पर क्या है कि x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2x के बराबर है। मतलब ये जो फंक्शन है इसकी x पर वैल्यू 2x है। अगर मैं मान लूं लेट आई एन प्लस आई एन इज इक्वल्स टू जी, इसका मैंने नाम रख दिया कि ये कोई जी फंक्शन है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर डिफाइन किया। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि g ऑफ x है जो 2x के बराबर है, और हमें प्रूव करना है कि जो g फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। वी हैव प्रूव दैट g ऑफ x इज नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर है। और g फंक्शन हमारा किस पर डिफाइन था, n टू n पर डिफाइन था, क्योंकि हमने g किसका नाम दिया, आई एन प्लस आई एन, और आई एन प्लस आई एन हमारा n टू n डिफाइन था। तो g हमारा कहां से कहां डिफाइन हो गया, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। अगर हम यहाँ पर इसको y के इक्वल मान ले तो यहाँ से y की वैल्यू क्या होगी, y हमारा 2x के बराबर हो जाएगा, क्योंकि f ऑफ x हमारा y के बराबर होता है, और ये हमारा क्या है, f ऑफ x है। बस यहाँ पर क्या बोला गया है, f की जगह पर हमने z ले लिया, तो यहाँ पर y की वैल्यू 2x होगी। तो यहाँ पर देखो अगर हम इसका एरो डायग्राम ड्रॉ करें, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, एक एग्जाम्पल भी हमने किया था ऐसा ही, जो कि हमारा क्या था, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x था, और रिलेशन हमारा शायद r टू r या फिर n टू n ही डिफाइन था। उसमें हमारे पास यही जो था, तो हमने उसमें भी प्रूफ किया था कि ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है। सेम यहाँ पर हम प्रूफ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अप टू 100। अब देखो x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 4। 3 है तो 6 हो जाएगी, 4 है तो 8 हो जाएगी, 5 है तो 10, 6 है तो 12, 14, 16, 18, इस तरीके से जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, y इज इक्वल्स टू 2x है। x की वैल्यू हम कहां से लेंगे, डोमेन से, और y हमारे कहां पर जाएगा, कोडोमेन में। तो यहाँ पर देखो कोडोमेन में हमारे पास इनफाइनाइट एलिमेंट ऐसे होंगे जिनके लिए x एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब इसके जो सभी एलिमेंट हैं उनकी इधर प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही। 1 की देखो प्री इमेज नहीं है, 3 की भी नहीं है, 5 की भी नहीं है, 6 7 की भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम रेंज सेट निकालें तो रेंज सेट क्या आएगा, रेंज सेट हमारा क्या आएगा, जितने भी एलिमेंट की यहाँ पर इमेज है सिर्फ वही एलिमेंट इसमें इंक्लूड होंगे, 2 4 6 8 एंड अप टू सो ऑन। तो सभी के सभी कैसे नंबर हैं, इवन नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है। और सेट हमारा कोडोमेन का क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, और नेचुरल नंबर के सेट में हमारे पास ओड और इवन सभी इंक्लूड है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो रेंज सेट इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सो दैट फंक्शन इज नॉट ऑन टू। फंक्शन हमारा कौन सा था, जी फंक्शन हमने लिया था, जी इज नॉट ऑन टू। अब जी ऑन टू नहीं है तो जी हमने कौन सा फंक्शन लेट किया था, आई एन प्लस आई एन। तो हम बोलेंगे आई एन प्लस आई एन इज नॉट ऑन टू। और यही हमें प्रूफ करना था कि ये जो फंक्शन है ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्लियर है किस तरीके से प्रूफ किया, बस बेसिक हमें यहाँ पर इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना। इसको आप अनदर फंक्शन मान के प्रूफ कर दो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपके नंबर कटेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस आपको इनके प्रोसीजर्स पता होनी चाहिए, स्टेप वाइज आपको इसको सोल्व करना। अगर आप यहाँ पर ये चीज नहीं लिखोगे कि लेट इज दिस इज इक्वल टू जी, तो आपके नंबर जरूर कट जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर नहीं पता होगा एग्जामिनर को कि जी यहाँ पर कहाँ से आया। तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि जी हमने यहाँ से लिया, इसको हमने जी माना, और लास्ट में हम इसको ऑन टू प्रूफ करके इस फंक्शन को ऑन टू प्रूफ कर देंगे, ताकि हम यहाँ पर कंफ्यूज ना हो। Example 26 है, consider a function f such that 0 pi by 2 to r given by f of x is equals to sin x and g of x is equals to, यहाँ पर हमें given है cos x, show that f and g are 1 1 but f plus g is not 1 1। हमें यहाँ पर दो फंक्शन गिवन है, एक f और एक g, दोनों ही हमारे डिफाइन है 0 to pi by 2 to r पर डिफाइन है। हमें प्रूफ करना है कि f और g अलग अलग अगर हम फंक्शन लें तो दोनों 1 1 फंक्शन है, बट अगर हम उनके एडिशन की बात करें तो वो 1 1 नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखो f ऑफ x हमें क्या गिवन है, f ऑफ x गिवन है हमें sin x। हमें प्रूफ करना है कि ये 1 1 है। तो 1 1 कैसे प्रूफ करेंगे, हम x1 x2 लेकर प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर हम दूसरी कंडीशन यहाँ पर लगाएंगे कि f ऑफ x1 हमारा x2 के बराबर नहीं है, सॉरी x1 इज नॉट इक्वल टू x2, इट इम्प्लाइज f ऑफ x1 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू f ऑफ x2। इस कंडीशन से हम प्रूफ करेंगे।
ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पर एफ ऑफ x1 हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ x1 साइन x1, और x2 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन x2, और ये दोनों वैल्यूज बराबर नहीं होंगी क्योंकि हमारे पास x1 और x2 बराबर नहीं है। तो यहाँ पर देखो x1 और x2 दोनों ही वैल्यूज हमारी कहाँ से बिलोंग करेगी, डोमेन से बिलोंग करेगी, और डोमेन क्या है 0 to π/2। अब 0 से π/2 में कोई भी वैल्यू हम चूज करें तो ये कंडीशन हमेशा वेरीफाई होगी। मान लिया x1 की वैल्यू है 0 और x2 की वैल्यू हमने ले ली यहाँ पर 30 ले ली, ठीक है, x2 की वैल्यू ले ली यहाँ पर हमने 30, क्लियर। 0 इज नॉट इक्वल टू 30, सो 0 नॉट इक्वल टू 30, फर्स्ट कंडीशन वेरीफाई होगी, x1 इज नॉट इक्वल टू x2। अब देखो इट इंप्लाइज साइन 0 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू साइन 30। साइन 0 कितना होता है 0, और साइन 30 कितना होता है 1/2, सो 0 इज नॉट इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर देखो दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी हमने एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग भी इसको वेरीफाई कर दिया, तो हम क्या बोलेंगे, जो फंक्शन है हमारा 1 1 फंक्शन है, f इज 1 1 फंक्शन, क्लियर है। सिमिलर हम प्रूफ करेंगे g के लिए, g ऑफ x हमें गिवन है यहाँ पर cos ऑफ x, तो यहाँ पर देखो सेम कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, x1 हमने ले लिया यहाँ पर 0, x2 यहाँ पर ले लिया हमने 30, ठीक है, x1 इज नॉट इक्वल टू x2, क्लियर है, यहाँ से x1 x2 क्लियर कि दोनों नॉट इक्वल हैं। अब हमें इंप्लाइज करना है कि ये प्रूफ करना है f ऑफ x1 भी हमारा f ऑफ x2 के बराबर नहीं है, और x1 x2 दोनों ही हमारे कहाँ से बिलोंग करेंगे 0 to π/2 इंटरवल से बिलोंग करेंगे, क्योंकि डोमेन में हमें यही गिवन है 0 to π/2 इंटरवल। तो यहाँ पर देखो x1 x2 हमने चूज कर ली। अब देखो cos 0 बराबर नहीं होगा cos 30 के, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, और 1 कभी भी √3/2 के बराबर नहीं होता, तो दोनों कंडीशन हमारी वेरीफाई होगी। सो हम बोलेंगे g इज 1 1 फंक्शन। g कैसा फंक्शन है 1 1 फंक्शन। अब हमें लास्ट में प्रूफ करना है कि f प्लस जी हमारा 1 1 फंक्शन नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे f प्लस जी ऑफ x। तो ये किसके बराबर हो जाएगा f ऑफ x प्लस g ऑफ x, क्लियर है। अब f ऑफ x की वैल्यूज पुट कर दो तो क्या हो जाएगा साइन x प्लस g ऑफ x की वैल्यू cos x, तो f ऑफ g ऑफ x हमारे पास ये आ गया f प्लस जी एक्स साइन x प्लस cos x। अब हमें प्रूफ करना है कि ये 1 1 नहीं है, तो हम क्या मानकर चलेंगे x1 नॉट इक्वल टू x2 मानकर चलेंगे, और हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि f ऑफ x1 हमारा x2 के बराबर नहीं है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो 1 1 है, बट ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी इस एडिशन के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो मान लिया x1 की वैल्यू हमने ले ली यहाँ पर 0 ले ली, ठीक है, और x2 की ले ली हमने यहाँ पर वैल्यू π/2, क्लियर है। एक की वैल्यू हमने 0 ले ली और एक की वैल्यू हमने ले ली यहाँ पर π/2, क्योंकि इंटरवल हमारा क्या है 0 to π/2 है। f प्लस जी के लिए भी हमारे पास सेम फंक्शन डिफाइन है, तो यहाँ पर देखो डोमेन हमारी यही थी 0 to π/2, तो हमने यही वैल्यू चूज की। तो यहाँ पर देखो f प्लस जी पहले किसके लिए निकालेंगे, यहाँ पर हम x1 के लिए निकालेंगे ऑफ 0, तो ये क्या हो जाएगा साइन 0 प्लस cos 0, साइन 0 प्लस cos 0। अब देखो साइन 0 पर वैल्यू क्या होती है साइन की 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये किसके बराबर हो गया 1 के बराबर, क्लियर है। x1 पर इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 आ गई। अब हम निकालेंगे इसकी x2 पर वैल्यू, x2 की वैल्यू क्या है π/2, सो ये किसके बराबर हो जाएगा साइन π/2 प्लस cos π/2। अब देखो साइन π/2 कितना होता है साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आना चाहिए था कि ये दोनों जो वैल्यूज हैं f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2, ये हमारे पास कंडीशन आनी चाहिए थी, बट ये कंडीशन हमारे पास नहीं आई, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास इक्वल आ गई। सो दैट हम क्या बोलेंगे x1 इज नॉट इक्वल टू x2, इट इम्प्लाइज f of x1 is equals to f of x2 which does not जो हमारी कंडीशन है उसको वेरीफाई नहीं कर रहा, which does not satisfy the condition of 1 1 function, condition of 1 1 function,
क्लियर है? अगर 1 1 फंक्शन की कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं है तो हम बोलेंगे फंक्शन f प्लस जी इज नॉट 1 1। सो f प्लस जी इज नॉट 1 1 और यही हमें प्रूव करना था कि ये फंक्शन हमारा 1 1 फंक्शन नहीं है। फर्स्ट की मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल आपके कंप्लीट होते हैं। इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इन एग्जाम्पल से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर भी आप अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।